In last class, we discussed about the global human resource management. Last class we studied about the global human resource management, where we understand that what is the meaning of human resource क्या होता है, and हम लोगों ने पढ़ा था polycentric and ethnocentric in concept of the human resource. ठीक है, सो ये सारे कुछ कंपैरिजन थे, स्टाफिंग अप्रोचेस थे. बेसिकली आपके इथनोसेंट्रिक क्या है, पॉलीसेंट्रिक क्या है, जियोसेंट्रिक क्या है. इथनोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जहां पर बेसिकली जो भी जिस तरीके का स्टाफिंग रिक्रूटमेंट आपका जो तरीका है, स्ट्रैटेजी है, वी विल यूज द सेम वे ऑफ रिक्रूटमेंट. हम सेम तरीके को ढूंढेंगे, सेम तरीके को हम यूज करेंगे बेसिकली दूसरे कंट्री में भी. ठीक है, इथनोसेंट्रिक में बेसिकली सिचुएशन ये था कि वेयर वी आर यूजिंग द सेम स्टाफिंग रिक्रूटिंग स्ट्रैटेजी in for the international market, international business as well. यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसीजर जो होगा, जैसा हम अपने कंट्री में करेंगे वही सेम पॉलिसी को वी विल यूज इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में उसी तरीके से हम सारे प्रोसीजर करेंगे, बिजनेस को वैसे ही रन करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को वैसे ही मैनेज करेंगे. इन द केस ऑफ पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होगा कि जहां पर बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज होंगे किस चीज के लिए, आपके स्टाफिंग की जो भी स्ट्रैटेजी होगी वी विल यूज, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो भी कंट्री में बिजनेस, जो भी कंट्री में अपना मैनेजमेंट चला रहे हैं, जो भी कंट्री में बिजनेस रन कर रहे हैं, हम उसी कंट्री के हिसाब से रिक्रूटमेंट करेंगे, वहां के कल्चर, वहां के एनवायरमेंट, वहां के पॉलिसीज एंड रेगुलेशन के हिसाब से. सो दैट वाज पॉलीसेंट्रिक. व्हाट वाज जियोसेंट्रिक? जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, जहां पर वी आर नॉट गोइंग टू थिंक दैट द पर्सन बिलोंग्स टू विच कंट्री, मतलब कौन से कंट्री से पर्सन बिलोंग करता है. वी विल ओनली बेसिकली बेस्ड ऑन द स्किल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि जितना मतलब वो पर्सन कितना स्किल्ड है वो ज्यादा मैटर करेगा, वो कितना वर्क के लिए सुटेबल है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू हायर. सो इन द केस ऑफ द जियोसेंट्रिक व्हाट वी कैन से, जियोसेंट्रिक में सिचुएशन क्या होगा कि जहां पर हमारा जो मेन एम होगा वो क्या होगा कि बेसिकली बस बेटर पर्सन को, स्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द basically the citizenship, and we are not going to think about the boundaries. So that is in the geocentric. Today's topic is expatriate manager. Expatriate manager का मतलब क्या है, पहले expatriate word का मतलब क्या है उसको हम समझते हैं. What is the meaning of that? ध्यान से सुनिएगा. 2 or the 3 staffing policies. So in this case, यहाँ पर क्या situation है, ध्यान से सुनना आबिद. I am going to ask questions from this. So 2 of the 3 staffing policies, the ethnocentric and geocentric, rely on the extensive use of the expatriate managers. अब expatriate कौन होगा? Expatriate are the citizens of one country who are working in the another country. Expatriate वो होगा जो एक country का citizen है. मान लीजिए कि one is the citizen of India and he is working outside, maybe in Japan. So what we can say that the person is the expatriate, मतलब कि the another एक दूसरे country का citizen जो है वो दूसरे country में, international country में work कर रहा है, that is expatriate. So expatriate जो होगा वो एक country का citizen होगा. So what is the meaning of expatriate manager? Expatriate का मतलब क्या होता है? Expatriate का मतलब अगर कोई एक इंडिया का सिटीजन है और आउट ऑफ इंडिया वो काम कर रहा है, मान लो जापान, तो उसको expatriate कहेंगे. ठीक है, like the citizen of one country is working in the international boundary, or we can say they are working in outside the that domestic country. अपने domestic country से जो दूसरे country में काम करता है और वो यहाँ का citizen होगा, उसको कहते हैं expatriate. ठीक है, so यहाँ पर expatriates are the citizens of one country who are working in the another country. जो expatriates जो basically है वो क्यों काम करते हैं दूसरे country में? For the good salary, maybe because of the skill and all. अब expatriate जो है वो कई बार basically they are not working properly, उसकी वजह से failure भी हो जाता है, expatriate failure जिसको कहते हैं. So expatriate failure जो है वो पूरा represent करता है failure of the firm selection policies. यानी कि अगर कोई एक्सपैट्रिएट फेलियर हो गया, यानी कि दूसरे कंट्री से जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं दूसरे कंट्री में वर्क करने के लिए, तो अगर वहां पर इफ यू बिकम द फेलियर, दैट इज गोइंग टू शो दैट यू द सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ योर फर्म इज नॉट गुड. ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ द एक्सपैट्रिएट आर हाई,
किसी भी दूसरे कंट्री से अगर हम किसी को भी रिक्रूट करते हैं तो वो बहुत हाई अमाउंट लगता है। जैसे मान लो कि ब्रिटेन की कोई कंपनी आती है और वो इंडिया के किसी पर्सन को लेकर जाना चाहती है वर्क के लिए, तो तुम सोच रहे हो ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट है किसी भी एक्सपैट्रिएट को रिक्रूट करने का कितना महंगा है ना। सो दे हैव टू बी वेरी मच केयरफुल एंड नाउअडेज द कंपनीज जो है वो हायर पोजीशन के लिए तो दे आर बेसिकली सिलेक्टिंग सम एक्सपैट्रिएट, बट स्टिल दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन देयर डोमेस्टिक मार्केट, वहीं से वो मतलब लोगों को हायर करती है। So expatriate failures represent the failure of the firm selection policies to identify the individual who will not thrive abroad. ठीक है, और expatriate का cost is high and reason क्या क्या है फेल होने का expatriate का। सबसे बड़ी बात inability to cope with the larger overseas responsibility, यानी कि मान लो कि आपको इंडिया से जापान ले जाएगा और वहां पर एक्सेसिव आपको दे दिया गया क्या वर्कलोड, maybe you are not able to work properly, so maybe you cannot able to settle in that culture, maybe you are not able to work properly, you cannot able to take the responsibility. So the first reason of the failure of the expatriate, that inability to cope and large overseas responsibility, inability वहां की responsibility निभाने में दिक्कत। Second, difficulties with the new environment. If the Indian people have to stay in Japan, definitely they will feel a very उनको alien वाली feeling आएगी. Why? Because of the culture. For example, if we have to purchase the अगर हमें vegetables लेना होता, we can go to the mandi and we can purchase it, but we are not sure that there we'll find the mandis, right? So we can say that the environment is totally different, the people language is different, उनका lifestyle is different. So in that case, if you will go to any place, either you will go to Dubai, either you will go to the Maldives, any place, any outside the India, definitely you will not face the same thing. You will not able to get the same environment in that international area, right? तो कह सकते हैं कि पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरनेशनल जो वहाँ की कंपनीज है वो आपको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रही है, अगर उसी को आप नहीं फुलफिल कर पाओगे तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे केस में भी क्या पॉसिबिलिटी है आपका फेल हो जाना एक्सपैट्रिएट का। और एक्सपैट्रिएट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एक्सपैट्रिएट को हायर करना, रिक्रूट करना ही बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ट्रू। Third, a personal or emotional problem is there, like obviously the family, with if you are living with your family and once you have to go into, you have to cross the national boundary, then obviously emotional and personal factor may be there, that is regarding to the family, that is regarding to the adjustment, right? So personal emotional problem, because of that they are not able to work properly. Third, the lack of the technical competence, maybe the technical knowledge. अब जैसे जापान है तो technical country है, like they have so many practical knowledge, technologically high country, the technologically upgraded country. If you have no technical knowledge, maybe you are not able to work properly there. Technical knowledge की कमी होने की वजह से भी आप काम नहीं कर सकते. Inability of spouse to adjust, यानी जो भी आपके better half है, maybe हो सकता है, मतलब यहाँ तो स्पाउस का मतलब तो वही होता है, लाइक योर हस्बैंड, योर वाइफ, राइट, यानी आपके फैमिली में किसी को आपके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये फैमिली प्रॉब्लम कैन बी देयर, पर्सनल प्रॉब्लम कैन बी देयर, द लैक ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ, मतलब यू कैन नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रॉपर वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम्पिटेंसी. सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपैट्रिएट. ठीक है, अब एक्सपैट्रिएट को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हम दूसरे कंट्री से अगर लोगों को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसीजर. सो यहाँ पर एक तरीका है एक्सपैट्रिएट फेलियर को कम करने का कि हम अपने सिलेक्शन प्रोसीजर को इम्प्रूव कर लें. सही बात है या नहीं? अब सिलेक्शन प्रोसीजर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि वंस आई वाज सिलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी दैट इज नेविगेट एंड दैट कंपनी इज ऑफ यूके. So what they started asking, like their way of selection was totally different. They took the what we can say general awareness round as well. General awareness, you know, general awareness में उन्होंने math से questions थे, reasoning से questions थे, तो they took the kind of the internal examination. ठीक है, recruitment examination they took. So it might be possible that what you can do to reduce the expatriate failure, what we can do, we can basically improve our selection criteria. ठीक है,
और वी हैव टू स्क्रीन आउट, हमें स्क्रीन आउट करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा इन द beginning round में ही you have to screen and we have to basically not select those candidates who are not suitable for our company. ठीक है, so in the starting में ही आप क्या कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए, जो लोग आपको लगे जो कैंडिडेट who are not suitable just eliminate those people, those candidates. ठीक है, For the foreign assignment, 5 factors are important. 5 factors important हैं. अगर हम कोई भी foreign में कहीं काम करते हैं या foreign में कोई company foreign की आती है select करें, तो there are 5 factors which influence. First है job knowledge and motivation. मतलब job की knowledge होनी चाहिए person को, motivation होना चाहिए कि that we are basically willing to join the company. ठीक है, अब उसमें जॉब नॉलेज में हम क्या क्या चीजें कैंडिडेट में देख सकते हैं कि भाई उसमें एबिलिटी कितनी है, मैनेजरियल एबिलिटी यानी लीडरशिप क्वालिटी वगैरह कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की एबिलिटी, इमेजिनेशन, कितना पॉजिटिव इमेजिनेशन है, ठीक है, कितना पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अफर्मेशन काइंड ऑफ, ठीक है, क्रिएटिविटी कितनी हाई है, क्रिएटिविटी कितने हो आप, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, प्रशासनिक जिसको कहते हैं स्किल कितना है, अलर्ट कितने हो आप, मतलब कितने कंसंट्रेशन कितना हाई है. अब कुछ लोग क्या होते हैं कि दे आर नॉट कंसंट्रेटेड टुवर्ड द वर्क and the person is not concentrated, obviously they cannot able to do work properly. तो alertness कितना है, focus कितना है, responsibility आप कितना लेने के लिए ready हो, ठीक है, initiative, energy आप में, high motivation, frankness, how can you speak, ठीक है, mission, job, perseverance, something, continuity कितना रह सकता है. So ये सारी चीजें जो ये कंपोनेंट जो है किसी भी एक्सपैट्रिएट के लिए, ये सारे मतलब एक्सपैट्रिएट के सिलेक्शन के लिए, these things are important if any foreign company is recruiting from the another country. ठीक है, so job knowledge and motivation is required for to screening the expatriate, right? Next one is relational skill. Relational skill is something which can be related with the personal courtesy, we can say, like how you are respect the people, respect कितना है, respect कैसे कर सकते हो, kindness कितना है, कितने दयालु हो, empathy लोगों के लिए कितना आप better सोचते हो, judgmental नहीं हो, confidence हो, तो something ये सारे भी component आपकी relational skill से related होगा. ठीक है, next one is flexibility and adaptability. आप कितने emotionally stable हो, ठीक है, कितने जल्दी adaptability मतलब कितनी जल्दी कोई भी चीज नया अडाप्ट कर सकते हो. अगर पर्सन अडेप्टेबल है तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट. हाँ, दे हैव maybe feel some complex situation as well, but they are able to basically adjust in the new environment, right? आप कितनी पॉजिटिव, आपका सेल्फ इमेज पॉजिटिविटी कितना है आप में, कितना जल्दी विलिंगनेस से चेंज होने का, फ्लेक्सिबिलिटी का. So these are basically points. Flexibility and adaptability is the third component. The fourth one is like extra cultural openness. यानी कि आपका ओवरसीज एक्सपीरियंस कभी रहा है, कभी आप बाहर गए हो, कभी आप टूर पे गए हो, नॉलेज है आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का, हो सकता है द पीपल हैव नॉलेज अबाउट द जापानीज हु आर गोइंग टू द जापान, राइट. उसके अलावा आपका बाहर आउटसाइड इंटरेस्ट क्या है, फॉरेन कल्चर के लिए हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड. Like obviously you have to work in the different foreign culture, then how much you are interested there to work with the people, how you can adjust with the foreigners, right? So these things are the part of the extra cultural openness. Next one is the family situation. What kind of situation your family have? First one is like adaptability of spouse and family, like they are able to adapt or they are able to respond positively if you will get the job in the international market. अगर आपको इंटरनेशनल किसी भी कंपनी में जॉब मिलता है तो आपके फैमिली वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना अडेप्टेबल है, और कितना हो सकता है कि आप अगर इफ यू आर मैरिड तो ऑब्वियसली इफ योर हस्बैंड और वाइफ दे आर सपोर्टिंग यू और नॉट फॉर दिस, राइट. नेक्स्ट वन इज लाइक ओपिनियन ऑफ द, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ योर स्पाउस, यानी कि आपके जो भी बेटर हाफ है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ देम, मतलब हस्बैंड वाइफ की क्या ओपिनियन है आपके जॉब को लेकर, दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली और नॉट. Because sometime, ठीक है, और willingness of a spouse to leave abroad, मतलब आपकी खुद की जो वाइफ है, आपके जो हस्बैंड है, they want to live with you in abroad या out of India, वो रहना चाहते हैं या नहीं, तो this is also the question, right? ये सारे family situation, something which is related with the personal life. And
मतलब what kind of marriage you have, मतलब you have a stable marriage or what. So these are the 5 important aspects for the expatriate, and these 5 components lead to basically that can reduce the expatriate failure. Kyun? Because we have to invest lot of money, we invested the time, and if we are recruiting any person who is not willing to doing the job in the abroad, in that case क्या होगा, वो join ही नहीं करेगा आपकी company को, right? So what we can do, like expatriate selection के लिए, we have to keep all these 5 components in mind. The first one is job knowledge and motivation, second one is relational skill, third one is flexibility, adaptability, fourth one is extra cultural openness, and the last one is that is family situation. Expatriate क्या समझ में आया? Next one, training and management development. See, training is something which will improve or enhance your knowledge, skill, way of doing things better. Yani whatever the way you are doing the work, training help you to do much better, right? To increase your capability, to increase your skill, to improve your knowledge, right? So यहाँ training and management development की अगर हम बात करें, after the selection of the manager, मतलब after the selection, the next in the job, the next step is to training the manager. मतलब हम मतलब expatriate manager की बात हो रही है, तो फिर हम expatriate manager को train करेंगे, ठीक है? And the intensive training program might use to give the expatriate manager the skills required to success in the foreign posting. और यहाँ पर we can use the training system, हम intensive training system use करेंगे. पता होगा आप लोगों को on the job training, off the job training वगैरह जो 2 तरीके की trainings होती है, ठीक है? तो on the job training में जब एक बार आप job लग जाती है, then you will get the training, and within the office you will get the training, and the off the training is something after getting the job you will, आपको कुछ बाहर realistic दुनिया में भेजा जाएगा, kind of realistic situation में भेजा जाएगा, and you have to practice there. So here the company is going to use the training programs to make the person suitable for that foreign posting. यानी foreign की जो vacancy है उसके लिए आपको suitable बनाने के लिए क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा. क्योंकि हो सकता है अगर आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ का कल्चर के हिसाब से यू आर डूइंग वर्क, सो वहां के कल्चर में सेट होने के लिए दे विल गिव यू द ट्रेनिंग, राइट? And यहाँ पर basically obviously it is for increasing the skill, it is going to help you in the career as well, ठीक है? So training for the expatriate manager. अब यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग मिलेगी, किस किस चीजों से रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी? So यहाँ पर expatriate failure तो पता ही है, सबसे पहली बात होता है कि फॉरेन एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, उस पर्सन का एडजस्ट करना, उसके साथ में जो उनके स्पाउस है उनका एडजस्ट करना, उनकी फैमिली को एडजस्ट करना, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो ट्रेनिंग जो है वो मैनेजर को एंड उसकी स्पाउस को टू कोप अप विद दीस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी. अब कल्चरल ट्रेनिंग मिलेगा, लैंग्वेज ट्रेनिंग मिलेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा, जो एक्सपैट्रिएट फेलियर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. सो कल्चरल ट्रेनिंग में क्या होगा, बेसिकली कल्चरल ट्रेनिंग में आपका कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल ट्रेनिंग में यहाँ पर आपको होस्ट कंट्री का कल्चर समझने में, वहां के कल्चर को जानने में बेसिकली आपको हेल्प मिलेगा, वहां पर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? फर्स्ट कल्चरल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? लैंग्वेज ट्रेनिंग में जैसे अगर मान लीजिए कि कोई इंग्लिश जो है वो आजकल क्या चल रहा है, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश हर जगह लगभग यूज होता है. सो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस, एंड उसके लिए बिजनेस मतलब कंडक्ट करने के लिए इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, ठीक है? सो इंग्लिश देखना पड़ेगा, अगर वो बेटर है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन आल्सो गिव द ट्रेनिंग ऑन दैट, ठीक है? नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज रिलेटेड विद कि फैमिली कैसे आपकी प्रॉपरली स्टेबल हो पाए इस पर्टिकुलर कंट्री में. नेक्स्ट चलिए, सो ट्रेनिंग 3 तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी. पहला जो ट्रेनिंग और दैट इज रिलेटेड विद द कल्चर ट्रेनिंग, वहां के कल्चर वहां के एनवायरनमेंट के लिए. लैंग्वेज ट्रेनिंग, वहां पर कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, देखो इंग्लिश जो है दैट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश हर जगह यूज किया जाता है, बट अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे चाइना एंड जापान जहां पर स्टिल द पीपल आर यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज लाइक जापानीज एंड चाइनीज. So sometimes it is a little bit difficult for the people to adjust there, so they are also going to give you the training for the language. Next one is the practical training, where they are going to matlab basically this kind of training is going to help the expatriate manager
और उसकी फैमिली को एडजस्ट करने में होस्ट कंट्री में, और डे टू डे लाइफ को कैसे मैनेज करें उसके लिए वो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एक्सपैट्रिएट और उसकी फैमिली को, मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट नेटवर्क की तरह, किस तरीके से आप यहाँ रह सकते हो उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो ग्रुप्स है, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कुछ क्रिटिकल इश्यूज है कि इंटरनेशनल बिजनेस में हाउ वी कैन इवैल्यूएट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपैट्रिएट पर्सन है, मैनेजर, उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है उसको इवैल्यूएट करने में, तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? बेसिकली जब आप बेटर परफॉर्म करते हो, आप जो आपका डिटरमाइंड टाइम लिमिट हो, फिर एक जो आपका एक डिटरमाइंड टास्क हो, जब आप कंप्लीट करते हो टाइमली, तो ऐसे केस में योर परफॉर्मेंस इज बेटर. If the company is achieving something positive from you, then obviously you are performing well. तो इसको कैसे हम इवैल्यूएट करें कि आप कितना बेटर वर्क कर रहे हो? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि आपके परफॉर्मेंस की वजह से व्हेन यू आर गेटिंग सम बेटर थिंग, लाइक आपका प्रमोशन हो जाना, आपका बोनस बढ़ जाना। ठीक है, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रॉब्लम्स क्या है वो देखो। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रॉब्लम में इन मोस्ट केसेस the two groups evaluate the performance of expatriate manager, host nation managers and home office managers. Both are subject to bias. ठीक है, host nation managers may be biased by their own culture frame or reference and expectation. Home country manager appraisal may be biased by distance and their own lack of experience working abroad. तो यहाँ पर बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर मान लीजिए कि किसी होस्ट कंट्री में, अगर कोई जापान में अगर आप वर्क कर रहे हो, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि पर्सन जो है बेसिकली वो अपने कल्चर के हिसाब से पर्सन को इवैल्यूएट करें। अगर आप उसी कंट्री, जिस कंट्री के आपको उस कंट्री के पर्सन वहां के कल्चर के हिसाब से इवैल्यूएट करें। सो द टू वे जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का तरीका है कि आप दूसरे कंट्री के और दूसरे कंट्री जो जहां दोनों के जो मैनेजर होंगे, होस्ट कंट्री और होम कंट्री के, दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस इन द डिफरेंट वे। ठीक है, अब होम का ऑफिस मैनेजर जो होगा, दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फॉरेन ऑपरेशन। जो होम कंट्री में जो मैनेजर यहाँ का होगा, उसको नहीं पता कि फॉरेन में क्या ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर जो पर्सन को रिक्रूट किया गया वो क्या काम कर रहा है। और लेकिन और वहां के, मतलब होम कंट्री वाले को नहीं पता, और जो वहां के होंगे दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट द पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर, उनके हिसाब से, वहां के सिचुएशन के हिसाब से। सो यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिया गया है कि हम किस तरीके से परफॉर्मेंस को बेसिकली अप्रेज, मतलब कैसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो वी कैन, बायसनेस का मतलब समझते हो क्या होता है? अंतर्भावना, बायस करना, मतलब एक समानता ना रखना। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं आबिद, इफ यू विल से दैट शिल्पी मैम बायस है, मतलब शिल्पी मैम मुझे और लवली को सेम ट्रीट नहीं करती है, तो दिस इज नोन एज बायस। ठीक है, ऐसा है नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ठीक है, so biasness जो है performance evaluation में is there because of the two reasons, that the person who belongs to that country maybe they cannot evaluate because of the distance, कि वो एक country के जो वहां के, देखो मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया में भी वो कंपनी है और जापान में भी है, और जो पर्सन है वो इंडियन है मान लो, तो यहाँ का तो इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ही इज वर्किंग इन जापान। एंड जापान के जो बेसिकली होंगे वो इंडियन है, तो वहां की कल्चर, अपने कल्चर के हिसाब से इवैल्यूएट करें, तो ये बायसनेस हो जाता है। अब इस बायसनेस को रिड्यूस करने का क्या तरीका है? बेसिकली मोर वेट शुड बी गिवन ऑन द ऑन साइट मैनेजर्स अप्रेजल, ठीक है, देन टू द ऑफ साइट मैनेजर्स अप्रेजल। यानी कि हमें ज्यादा फोकस ये करना चाहिए कि जो ऑन साइट है, मतलब कि अगर जापान में मैनेजर है, उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए उस पर्सन पे जो वहां पर वर्क कर रहा है, ना कि कोई ऑफ साइट मैनेजर्स हैं या दूसरे कंट्री में वर्क करे तो उनको यहाँ के लोगों पे फोकस करना चाहिए। तो एक ही जगह का अगर मैनेजर एक्सपैट्रिएट मैनेजर को जज करेगा, उसके अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस को जज करेगा, देन दैट विल बी बेटर कंपैरेटिवली कि जब हम उस कंट्री के यानी दूसरे कंट्री के भी मैनेजर से इसके लिए सलाह लें। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑन साइट मैनेजर्स का जो अप्रेजल है, ऑन साइट मैनेजर्स अप्रेजल जो है उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऑफ साइट मैनेजर के अप्रेजल पे। ठीक है, सेकंड है कि हमें जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को लिखना चाहिए, वी हैव टू राइट अबाउट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, और कंसल्ट करना चाहिए हमें बाकी मैनेजर्स जो है वहां पर। ठीक है,
और साथ साथ में हमें बेसिकली कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए, यानी कि वी हैव टू रिड्यूस द कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग फर्स्ट थिंग, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द डिसीजन, लेकिन दैट इवैल्यूएशन शुड बी इन द रिटन फॉर्म, यानी इसको कहीं लिख के क्यों इसको परफॉर्मेंस को हम कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका कोई एविडेंस या क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। तो बोल सकते हैं इसमें कि हम किस तरीके से बायसनेस रिड्यूस कर सकते हैं, ऑन साइट से ज्यादा ऑन साइट पे फोकस कीजिए, ऑन साइट अप्रेजल पे, ना कि ऑफ साइट पे, पहला पॉइंट। और सेकंड कि बेसिकली वी हैव टू राइट, हमें लिखना चाहिए जो भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वी हैव टू राइट इट, वी हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द अदर मैनेजर एज वेल, एंड वी हैव टू रिमूव द कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? ओके, now it's about the compensation. Compensation is something that is, we can say that is the amount, ठीक है, अमाउंट कितना पे करना है किसको, एक्सपैट्रिएट मैनेजर को, यानी जो आउटसाइडर पर्सन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पढ़ रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपैट्रिएट, यानी कि जो पर्सन बाहर से जिसको हमने रिक्रूट किया है। सो हाउ मच वी हैव टू गिव द अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ दो इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें कंपनसेशन में। How compensation should be adjusted to reflect the national differences in the economic circumstances and compensation practice. So यहाँ पर तो पहली चीज कि दोनों कंट्री जैसे इंडिया और जापान की इकोनॉमी बिल्कुल अलग है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि the economic differences are there, so we have to give the salary according to the that, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक डिफरेंस को समझते हुए we have to provide the salary. एंड अदर जो एक इशू है that how expatriate managers should be paid, मतलब कैसे उनको पेमेंट करना है, how we have to pay the expatriate manager. So the question arise यहाँ पर होता है, should the firm pay the executive in the different countries according to the prevailing standard in each country or should it equalize be on the global basis? यानी कि जो पेमेंट करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि जापान का कोई जापानीज पर्सन है, जितना हम उसको पे कर रहे हैं क्या हमें उतना ही सेम यहाँ इंडियन पर्सन को भी पे करना चाहिए, ठीक है वो, लेकिन दैट शुड बी इन द इक्वलाइज फॉर्म कि चाहे कोई भी काम करेगा एवरीवन विल गेट द सेम सैलरी, ये होना चाहिए, या फिर हमें कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड इकोनॉमिक हिसाब से पे करना चाहिए, ठीक है। सो नेशनल डिफरेंसेस इन कंपनसेशन की बात करें, सो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर ये चीज होता है, जैसे कुछ आपका हम लोगों ने जियोसेंट्रिक पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने इथनोसेंट्रिक, एक पढ़ा था पॉलीसेंट्रिक। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड पॉइंट था दैट इज जियोसेंट्रिक, जहां पर हम ग्लोबल वे में पर्सन को रिक्रूट करते हैं, तो वहां तो हमें कोई कंट्री से मतलब ही नहीं होता है ना कि कौन सी कंट्री से कौन पर्सन आया है, व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन दैट द पर्सन इज स्किल एंड दैट पर्सन इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, दैट्स इट, कंप्लीटेड। सो यहाँ पर तो हमें एक ही टाइप का सैलरी, जो भी आप बाहर से किसी को भी रिक्रूट करो यू हैव टू पे द सेम काइंड ऑफ सैलरी. But in the case of the ethnocentric, whatever the policy of your home country of paying the amount, यानी आप जहां पर हो, जापान में हो तो जापान के हिसाब से सैलरी दो, खत्म कहानी. जहां पर आपका वो बेसिकली कंट्री, जहां पर भी आपकी कंपनी है वहां पर जैसा रूल रेगुलेशन चलता है, यानी कि जापान का चलता है, जापान में जैसे वी आर पेइंग द अमाउंट वी हैव टू पे लाइक दैट ओनली. क्लियर? बट इन द केस ऑफ द पॉलीसेंट्रिक व्हाट वी कैन डू, मतलब वहां तो हम होम कंट्री लेंगे ना, जैसे इथनोसेंट्रिक में क्या होगा, वी आर गोइंग टू टेक द होम कंट्री. सो लाइक इंडिया है तो इंडिया में जैसे पेमेंट सबको करते हैं ना, वैसे वी आर गोइंग टू पे द फॉरेनर एज वेल, राइट? In the case of the next, that is polycentric, where the company is situated, for example if it is situated in US, if it is situated in Dubai, we are going to pay the salary according to that country's economy. बात समझ में आई कुछ? जैसे इथनो, यहाँ पर वही तीनों अप्रोच को ले लेंगे, स्टाफिंग अप्रोच को, जियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड इथनोसेंट्रिक. तो इथनोसेंट्रिक में क्या होगा, जैसे होम कंट्री में जैसा पे कर रहे हैं सब बाकी लोगों को, उस हिसाब से पे करेंगे. दूसरी कंट्री में अगर कोई दूसरा पर्सन आता है, मतलब घूम फिर के बात वही हुआ कि जहां पर आप हो वहां पर उस हिसाब से पे करोगे, ठीक है. और इथनोसेंट्रिक में क्या, जियोसेंट्रिक में क्या होगा, ग्लोबल जैसा आप पेमेंट सबके लिए करोगे वैसे इक्वली पे करोगे, ठीक है. सो एक्सपैट्रिएट्स पे की अगर हम बात करें तो होम कंट्री सैलरी में आपका क्या आ जाता है, इनकम टैक्स है, हाउसिंग है, गुड सर्विस, रिजर्व. होस्ट कंट्री कॉस्ट में आपका थोड़ा सा होस्ट कंट्री और होम कंट्री, कई बार जो होता है ना कि आपको अपने होम कंट्री के लिए भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है. तो होस्ट कंट्री का कॉस्ट है. उसके अलावा आपका
मतलब होम कुछ और भी मतलब बोल सकते हैं कि some costs are increased when you are going to the outside areas because traveling cost will be increased, right? Living cost will be increased. So sometime the company is also paying you the extra amount for the housing and all. What kind of allowances they are providing? Like base salary तो सबको मिलेगा, जैसे base salary जो आपका normal salary है 1 लाख salary तो you will get the 1 lakh salary. ठीक है. So the an expatriate base salary जो होगा वो same range होगा according to the similar position in the home country. मतलब जो home country में आपका position है salary उस type से आपको salary मिलेगा base salary. ठीक है. और वहां की लोकल करेंसी में मिलेगा, जैसे अगर जापान में है तो जापान की करेंसी, यूएस में है तो वहां पर डॉलर मिलेगा. समझ में आई बात? यूएस में तो क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा. इंडिया में तो क्या मिलेगा? रुपी मिलेगा. रुपी मिलेगा. ठीक है. तो पाकिस्तान में तो रुपया मिलेगा. So according to that you will get the salary according to that currency, whatever is basically जहां पर जैसी करेंसी होगी you will get the salary in that amount and that way. फॉरेन सर्विस प्रीमियम में आपका कई बार जो एक्सपैट्रिएट है क्योंकि वो अपने कंट्री से बाहर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको लिविंग मतलब रहने के लिए थोड़ा सा दोस्तों से रिलेशन से ऐसे भी तो आइसोलेटेड है क्योंकि वो उसके होम कंट्री में होंगे. So deal in the new culture and language and for working habits and the adaptations of the habits, वहाँ के जो भी नए तरीके हैं तो उसके लिए कुछ 10 से 30% उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा ताकि वो घूमे फिरे वहां पर, समझे लोगों को. ठीक है. और आफ्टर टैक्स मतलब 10 से 30% आफ्टर टैक्स दिया जाएगा, मतलब टैक्स कटने के बाद उसके ऊपर पैसा दिया जाएगा. अलायंसेस में कुछ हो सकता है, कुछ अलायंसेस में जैसे हार्डशिप अलायंसेस, वहां रहना मुश्किल है तो हार्डशिप अलायंसेस, जैसे बता रही हूँ जैसे मेरे फादर जॉब करते थे ईटानगर में, वो तो खैर डोमेस्टिक का ही है, लेकिन he was getting the extra incentive because he was living in the complex area that is in the northeast. So here the thing is like you will get the hardship allowances मिलेगा आपको वहां पर रहने में जो डिफिकल्टी है आपको उससे कोप अप करने के लिए. हाउसिंग अलायंसेस मिलेगा आपको, घर मिलेगा. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलायंसेस, आप कौन सी सिटी में हो, जैसे पटना सिटी है ना तो यहाँ का जो HRA होता है मतलब हाउस रेंट जो आपको होता है वो ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली टू अदर. जैसे समस्तीपुर चले जाओ कम मिलेगा, बिहार शरीफ चले जाओ कम मिलेगा, पटना में ज्यादा मिलता है क्योंकि ये शहर है. ठीक है. तो यहाँ पर वही होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलायंसेस. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलायंसेस इज टोटली डिपेंडेंट इन विच सिटी यू आर वर्किंग. Delhi में you will get more HRA because metro cities हैं, right? So you will get the cost of living allowances. आपको educational allowances, if you want to study, you will also get allowances on that. So hardship allowances जो है basically जब difficult location पे आप होते हो, health amenities वगैरह का आपको पता है आसपास ज्यादा hospitals ऐसा कुछ situation है, तो ऐसे केस में you will get the things. retail stores आपके घर से काफी दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा spreaded है और बहुत ज्यादा क्या है आपका बोल सकते हैं ना कि बहुत अलग अलग एरियाज में है और आपको काफी डिस्टेंस बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको काफी दूर ट्रैवल करना पड़ता है फॉर रिटेल, फॉर ग्रोसरीज एंड ऑल. तो ऐसे सिचुएशन में आपको बेसिकली होस्ट कंट्री में इस सिचुएशन या इस कंडीशन से दूर करने के लिए यू विल गेट द हार्डशिप अलाउंसेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स. क्या क्या मिल सकता है? यू विल गेट द पेंशन देयर, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेगी. ठीक है. एंड आपको कुछ टैक्स डिडक्शन पे भी बेनिफिट मिल सकता है. So all these are basically related with the salary and the compensation or the amount. Who get? The amount expatriates get. तो ये आपका था कुछ compensation. International labor relation क्या है? This is only one topic and after that the topic will be completed. And the next topic is global supply chain management, that how we are going to supply the product from one place to another. What is the supply chain management? What is the physical distribution? How we are basically doing the value chain analysis of business. Each and every topic is completed in that. मतलब we'll try to complete it in the next class. ठीक है? Okay. Anyone have any doubt? Okay. So see you all in the next.